नमस्कार। बदलते दौर के मौकों को टैप करने के लिए, नई संभावनाओं को भुनाने के लिए उद्यमियों को खुद को तैयार करना जरूरी है। एचआर और फ्यूचर स्किल्स के बाद आज हम लीन, ग्रीन और क्वालिटी पर फोकस करेंगे। इनके तमाम पहलुओं पर मंथन करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं नीरज सिंघल, प्रेसिडेंट इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन IIA, और अर्नब चक्रवर्ती, डायरेक्टर इंडिया यूएन्स एम्प्रेटेक प्रोग्राम। आप दोनों का ही शुक्रिया, थैंक यू। नीरज जी, शुरुआत में आप हमें बता सकें, जैसे सप्लाई चेन्स में हिस्सेदारी मजबूत करने के लिए MSMEs को इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अपनाने पर जोर देना होगा, क्या एंटरप्रेन्योर्स इसकी अहमियत को समझ रहे हैं? कहीं ना कहीं आज जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है वो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से MSME शुरू से कार्य करता आया है, पहले से ही वो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को तवज्जो देता है। बट इस प्रेजेंट सिनेरियो में, जिस समय में भारत सरकार और प्रदेश सरकार चाहती है कि इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस बढ़े, हम नेट जीरो की तरफ बढ़े या जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट की तरफ बढ़े, तो उसमें और महत्वपूर्ण हो गया है कि हर एक MSME आज तैयार है अपने उद्योग को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इससे कई सारे फायदे ऐसे रहते हैं जिसमें ना सिर्फ उसको प्रोडक्ट को बेचने में, बल्कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की भी उसको प्लस पॉइंट रहता है। तो मैं यही कहूंगा कि आज MSME इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस की तरफ बढ़ रहा है। एनर्जी एफिशिएंसी हमारे लिए एक बहुत बड़ा अच्छा विकल्प भी है। आज हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज करते हुए अपने फैक्ट्री की प्रोडक्शंस को कम कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देना भी चाहूंगा कि सोलर एनर्जी को यूज करने से जहां हमारे प्रोडक्ट की लागत कम होती है, आज मेरा अगर बिजली का बिल 1.5 लाख रुपए आ रहा है और वो 75,000 हो जाता है, किस कारण से? रिन्यूएबल एनर्जी यूज करने से और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस के कारण। तो डेफिनेटली हम लोग आज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इसकी इंपॉर्टेंस को ना सिर्फ समझ रहा है, बल्कि इसकी तरफ अपनी इंडस्ट्रीज को और पूरे क्लस्टर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। अर्नब, जैसे नीरज जी बता रहे हैं कि MSMEs ग्रीन अडॉप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, आपका क्या मानना है? इसे कैसे और एक्सेलरेट किया जा सकता है? क्या कोई इंसेंटिव्स की भी जरूरत होगी? To my mind, this issue requires a multi-stakeholder and a multidisciplinary approach. It's very important to understand that purpose-driven SMEs do not really need incentives to adopt green practices. Basically, green practices are really about responsible production and consumption. और मैं कंजम्पशन की बात कर रहा हूँ बिकॉज एक MSME ग्रीन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे अनलेस इट्स बाइंग ग्रीन एंड इट्स वैल्यू चेन इजंट रिस्पॉन्सिबल इनफ। फॉर एग्जांपल, एक टर्म इंडस्ट्री में सस्टेनेबिलिटी के रिस्पेक्ट में यूज हो रहा है, which we refer to as greenwashing. Now, greenwashing is quite rampant in value chains today, unfortunately, where smaller enterprises are a lot more relaxed concerning subscribing to and adopting international green practices. But the buyer ultimately sees the larger enterprise on top with the final output. And this is often accompanied by a bigger brand. And so the product checks all boxes for clean and green. So for each enterprise, therefore, going green becomes a matter of choice rather than a matter of incentive. The true incentive to be realized by the MSME in the long run, not in the short run, is better profitability, a better assimilation into a value chain, and so on and so forth. So green SMEs are more sharp, they're more alert to changes in the environment, and they're often, as I said, more profitable than others in the long run. नीरज जी, नए दौर की जरूरतों को देखते हुए गिफ्ट और स्पाइस स्कीम उतारी गई है ताकि ग्रीन और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सके। इसको आप कैसे देखते हैं? सौरभ जी, कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि सरकार जब चाहती है कि किसी चीज को प्रमोट किया जाए,
तो अगर वो उसके ऊपर इंसेंटिव्स या कुछ ऐसी स्कीम्स निकाल के देती है जिससे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेनर उस तरफ बढ़े, तो डेफिनेटली उसमें काफी तेजी आती है उस प्रयास में। आज नो डाउट गिफ्ट के माध्यम से जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट सबवेंशन मिल रहा है, मैं आपको इसमें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताना चाहूंगा। अभी हमने शामली में एक ग्रीन एंड क्लीन सोलर इंडस्ट्रियल एरिया की शुरुआत की, जिसमें 8.5 मेगावाट के माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज मतलब 8500 किलोवाट के उन्होंने मतलब एमओयू साइन किया कि हम अपने यहाँ सोलर रूफटॉप लगाना चाहेंगे। अब उसको जब सिडबी ने 2% इंटरेस्ट सबवेंशन दिया, तो 2% इंटरेस्ट सबवेंशन उसके लिए काफी बड़ा है। आज वो जितनी भी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसमें से अगर उसको 50% तक एनर्जी सोलर के माध्यम से मिल जाती है, और गिफ्ट स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है उसके कारण उसको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो बड़े आराम से किसी भी इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ जाता है। रैंप अपने आप में ही कहती है कि रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई, गिफ्ट उसमें एड ऑन ही कर रही है किस तरीके से माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस आगे बढ़ सकते हैं और तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। अर्नब, जैसे यूएन का एम्प्रिटेक प्रोग्राम एमएसएमईज को सपोर्ट करता है बिहेवियरल अप्रोच के फ्रंट पर, तो ऐसे में ग्रीन अडॉप्शन के साथ क्वालिटी को इस रूट से कैसे प्रमोट किया जा सकता है? Indeed. I happen to represent a United Nations program, Empretec, which mines, which polishes and promotes MSMEs through a behavioral approach. And we believe that life is lived forward but can only be understood backwards. And so we're a system of high impact entrepreneurs who examine our decisions, both professionally and personally on an ongoing basis. And we document this understanding in a gym. Just as in a gym, in a physical gym, we go and we basically do resistance training and build muscle mass and lose that excess fat, for example. We do the same thing with behaviors by practicing these behaviors. For example, if an entrepreneur is unable to make a distinction between information seeking and opportunity seeking behaviors, he practices until he finds out. If he or she is unable to understand the difference between risk taking and how risk taking is different from uncertainty, he practices. So if an entrepreneur does not set benchmarks for quality and efficiency, for example, for adopting lean and green practices in his organization, he practices this behavior. So over a period of time, without being biased by outcome, it is the practice that moves entrepreneurs from demonstrating very simple behaviors, that moves these behaviors to habit, and then from habit to character. So ultimately, this then becomes the brand of the organization that the entrepreneur comes to represent. So to us, behaviors are the fundamental building blocks. नीरज जी, आप लीन के टूल्स 5S, काइजन, कानबान की अहमियत को कैसे देख रहे हैं? इस पर आगे बढ़ते हुए किन पहलुओं का ध्यान रखना जरूरी होगा? देखिए, आज की तारीख में एमएसएमई के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है उत्तम गुणवत्ता के साथ अपने मार्केट को बनाना और कम लागत से बनाना। वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल की जो अपॉर्चुनिटी इस समय माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के सामने है, उसमें लीन एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। मैं तो एक चीज ये कहता हूं, लीन का एल मतलब लर्न फॉर क्वालिटी, ई मतलब अर्न योर कस्टमर एंड आल्सो मनी, एड ए का मतलब एड स्टैंडर्ड्स एंड सिस्टम्स इन योर सिस्टम सो दैट यू कैन प्रोड्यूस ए परफेक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, एंड एन मतलब न्यू मार्केट लोकल टू ग्लोबल। ये लीन इन रियल सेंस व्यक्ति को लोकल टू ग्लोबल या हमारे प्रोडक्ट्स को लोकल टू ग्लोबल की तरफ ले जा रहा है। देखिए, आज की तारीख में एक सबसे बड़ा चैलेंज एमएसएमई के सामने ये है कि ओपन इकोनॉमी के कारण मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आके अपने माल को बेच रही है। नो डाउट दे हैव वेरी गुड पैरामीटर्स इन देयर ओन कंट्री,
आज भारत सरकार ने ये जो लीन क्लस्टर डेवलपमेंट या लीन का इम्प्लीमेंटेशन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में कंसल्टेंट्स के थ्रू करा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि जो व्यक्ति इसको इफेक्टिवली, एक बढ़िया चीज अभी अर्णब जी ने कही कि बिहेवियरल, मतलब अगर एंटरप्रेनर का बिहेवियर अच्छा है टुवर्ड्स क्वालिटी, तो डेफिनेटली वो अपने आप इम्प्लीमेंट करेगा, और जब इम्प्लीमेंट करेगा तो बाई प्रोडक्ट है उसको मॉनेटरी बेनिफिट एंड मार्केट डोमेन में उसके प्रोडक्ट की रेंज बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो मैं यही कह सकता हूं कि लीन को इम्प्लीमेंट करना आज की तारीख में एमएसएमई में सबसे ज्यादा हितकारी है। अर्नब, जैसे एमएसएमईज को अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की मॉडर्नाइजेशन के साथ इनोवेशन को बढ़ावा देना जरूरी है, वहीं उद्यमी कैसे अपनी यूनिट्स में क्वालिटी कल्चर पर काम कर सकते हैं? At Empretech, we emphasize the importance of systems, of processes, and input rather than business outcome, which is really the result of such immersion in processes. So, without being specific, I think there is a fundamental mindset shift that is needed here. And most entrepreneurs I've personally met over the last decade seem to be very focused on short-term gains, and for a variety of reasons. So the advice that I'd offer here is the same advice that Aristotle would have offered about 2,500 years ago, which is emulate and habituate. Entrepreneurs need to see a better version of themselves in others who are demonstrating behaviors connected with modernization and innovation. There are trade journals today, for example, that put out and promote best practices. And so it's very easy for an entrepreneur in this modern day and age to come to know of practices that can be very easily adopted in his or her industry by those who are leading in such practices, and simply imitate such processes that lead to the development of potentially such outcomes. So with time and with apprenticeship, an entrepreneur may well start setting up these processes that become industry benchmarks themselves. नीरज जी, एमएसएमईज के यूनिट्स में क्वालिटी कल्चर पर आपका क्या नजरिया है? एज अ टीम वो कैसे इस तरफ कदम बढ़ाएं? देखिए, जब हम क्वालिटी कल्चर की बात करते हैं तो क्वालिटी कल्चर में बहुत सारी चीजें आती है जिनको हम आज लीन के मार्फत भी इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं, चाहे वो 5S हो या काइजन हो या कानबन हो या पोका योके, देयर आर सो मेनी टूल्स। लेकिन ये सब टूल्स हैं तो हमारे पास, इनको इम्प्लीमेंट करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी पॉसिबल है जब वहां का जो लीडर है, जो एंटरप्रेनर है, उसका कमिटमेंट हो कि यस, मुझे इस क्वालिटी सिस्टम को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या अपनी फैक्ट्री में या अपनी यूनिट में इम्प्लीमेंट करना है। उसके यहाँ पे जो एम्प्लॉय है उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उनका कमिटमेंट होना चाहिए और उनका एंगेजमेंट होना चाहिए। अगर वो उनको एनरोल नहीं कर पाता है तो शायद क्वालिटी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। उसका क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे किस गोल को लेके, किस ऑब्जेक्टिव को लेके आगे बढ़ना है, और ये गोल और कम्युनिकेशन अगर इफेक्टिवली वो ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं कर पाया अपने एम्प्लॉइज को, तो डेफिनेटली उस क्वालिटी को नहीं वो अचीव कर पाएंगे। वो वहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन और फिर उसके बाद ट्रेनिंग, जितने भी अपने एम्प्लॉइज हैं या जो भी उस इकोसिस्टम में पार्ट है, उन सबकी ट्रेनिंग होना अपने आप में बहुत जरूरी है। हाँ, डेफिनेटली उसके बाद कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और उन चीज़ों में हम कितना आगे बढ़ पा रहे हैं, उसकी मेजरमेंट्स, ये भी अपने आप में जरूरी है। अर्नब, वहीं ESG, एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस पर एमएसएमईज को क्या कहना चाहेंगे? इसके वैल्यू चेन में बढ़ते दायरे को आप कैसे देखते हैं? So MSMEs in our network, for example, who have invested in developing solutions for sustainability sensitive clients, look at ESG as a business opportunity. ESG needs to be seen as a business opportunity. Otherwise, MSMEs are not going to be incentivized to follow ESG practices. So subscribing to ESG, to my mind, is hugely empowering and liberating to an SME. And it often brings it closer to a transnational in terms of trust, in terms of purpose, in terms of innovation benchmarking, and so on and so forth. So
MSMEs in our network are definitely encouraged to integrate ESG practices in the initial stages by way of personal and organizational behaviors so that they become more resilient and more competitive and turn into preferred suppliers in demanding value chains, where often non-compliant and non-responsible businesses are being taken out and weeded out from to meet demands from consumers and industries. नीरज जी, आप मानते हैं जैसे एमएसएमईज ईएसजी ग्रीन प्रैक्टिसेस की तरफ बढ़ते हैं, इससे एक्सपोर्ट बाजार में नई संभावनाएं खुलेंगी, क्योंकि आजकल ग्लोबल बायर्स बैक एंड चेन को भी चेक करते हैं। यूनिट्स में प्रैक्टिसेस को, वर्किंग कंडीशंस को समझने के लिए आपका क्या नजरिया है? मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी हमारे एक एंटरप्रेनर है, उनको जब एक्सपोर्ट का ऑर्डर आना था तो उनके पास 2 एजेंसियों ने विजिट किया। एक लोकल एजेंसी थी जिसने इंडिया से ही उनका ऑडिट किया कि उनके यहाँ पे किस तरीके की प्रैक्टिसेस चल रही हैं, और दूसरा उनके यहाँ पर जब उनका बायर जर्मनी से था, जर्मन बायर फ्लाई करके आया और उसने चेक किया कि व्हाट टाइप ऑफ मेजरमेंट्स, व्हाट टाइप ऑफ ईएसजी एंड व्हाट टाइप ऑफ दे आर टेकिंग केयर। और जब उनको उन पैरामीटर्स का पता लगा तो उन्होंने डेफिनेटली उसको ना सिर्फ ऑर्डर दिया, बट आई केम टू नो उनको 3rd ऑर्डर भी वहां से मिला है। तो जब हम ग्रीन प्रैक्टिसेस की तरफ बढ़ेंगे और हमारे पास सर्टिफिकेट्स होंगे, तो आज विश्व बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में इनकी वैल्यूज है। आज नेट जीरो की तरफ हम बढ़ना भी चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये सब चीज सपोर्ट करेंगी किस तरीके से हम विश्व बाजार को और ज्यादा कैप्चर कर सकते हैं। एसएमई एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का है, हम जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। आज हम फोकस कर रहे हैं लीन, ग्रीन और क्वालिटी पर। आइए आगे बढ़ते हैं। नीरज जी, आप सोलर रूफटॉप पर हलचल को कैसे देख रहे हैं? आपने पिछले इंटरैक्शन में यूपी की इंडस्ट्रीज के लिए नेट मीटरिंग व्यवस्था को री इंट्रोड्यूस करने की बात रखी थी। इस पर क्या डेवलपमेंट्स हैं और इस मोर्चे पर कैसी उम्मीदें हैं? सोलर रूफटॉप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। आज आपको पता है दिल्ली एनसीआर के आसपास एनजीटी के इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज या कोई भी उद्योग जनरेटर्स नहीं चला सकता है। आज जनरेटर के ऊपर हम आरईसीडी लगाएं या ड्यूअल फील्ड किट पे जाएं तो वो भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन है सोलर रूफटॉप। और सोलर रूफटॉप में जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस बात को रखा तो उन्होंने इस चीज को माना कि कहीं ना कहीं सोलर रूफटॉप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला है। और उन्होंने इस चीज को भी कहा कि जिस तरीके से प्रदेश में रेजिडेंशियल्स के लिए और शैक्षणिक संस्थानों के लिए, इंस्टीट्यूशनल्स के लिए नेट मीटरिंग की व्यवस्था अवेलेबल है, उसी तरीके से इंडस्ट्रीज को और कॉमर्शियल संस्थानों को भी नेट मीटरिंग प्रोवाइड की जाएगी। मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो जरूर कहा इस चीज को, लेकिन अभी ब्यूरोक्रेसी के माइंड में कहीं ना कहीं हर्डल्स हैं। वो उसका मानना है कि इससे यूपी डिस्कॉम को कहीं नुकसान होगा। मेरे को जो ब्यूरोक्रेसी से जब हमने डायरेक्ट इंटरेक्शन किया तो उन्होंने कहा इससे तो डिस्कॉम को बड़ा भारी नुकसान होने वाला है। मेरा मानना उसमें यह है कि जब हमें बिजली का बिल हमारा कम होगा तो हमारे जो प्रोडक्ट है और कंपिटिटिव होंगे, और जब वो कंपिटिटिव होंगे तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी। जो अभी हम 8 घंटे यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, वही 16 घंटे होगी। और 16 घंटे में 8 घंटे ही सोलर एनर्जी हम यूज करेंगे। डिस्कॉम को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई नुकसान नहीं होने वाला है। भारतवर्ष में जितने भी और स्टेट्स हैं उसमें 5 मेगावाट तक सोलर नेट मीटरिंग इंडस्ट्रीज को अलाउड है। इफ देयर इट कैन बी, व्हाई नॉट इन उत्तर प्रदेश?
अर्नब, जैसे एनर्जी कॉस्ट एमएसएमईज के मेजर खर्चों में शामिल है, ऐसे में सोलर एनर्जी के जरिए उद्यमियों के ऑपरेशनल कॉस्ट में राहत मिल सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे? I was, for example, at COP28 earlier last year and understood that there are three broad mindsets and very different mindsets concerning energy. Firstly, energy needs to be clean, then energy needs to be affordable, and then it needs to be safe. Now, the trouble is, clean and safe is not necessarily affordable. So, in the Indian context, I think it would make sense for the government to invest in technology for promoting quality storage solutions, storage technologies, for example, and invest in startups and in MSMEs that are working in this direction. हमारे यहाँ पे 154 इंडस्ट्रियल एरिया ऐसे हैं जिन इंडस्ट्रियल एरिया में 46,660 एकड़ जगह सोलर रूफटॉप में अवेलेबल है। अगर हम ये मान के चले कि उसका 20% भी या 25% भी सोलर रूफटॉप में कन्वर्ट हो जाता है तो लगभग 12,000 एकड़ जगह सोलर रूफटॉप के रूप में हमारे पास अवेलेबल है और उस 12,000 में हम 6 गीगावाट एनर्जी लगा सकते हैं, मतलब सोलर रूफटॉप लगा सकते हैं। आपके माध्यम से मैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को एक चीज ये जरूर कहना चाहूंगा, माय डियर, दिस इज टाइम टू कम, लेट्स कम टुगेदर एंड हैव सक्सेस टुगेदर। आज ग्रीन एंड क्लीन का टाइम है। हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने नेक्स्ट जनरेशंस को क्या देके जाए। अर्नब, चलते चलते एमएसएमईज को स्ट्रैटेजीज को लेकर आप क्या कहेंगे? Most customers are not interested in what you are producing, but why. And once this is understood by most MSMEs, it becomes a lot easier to relate to the customer and to be able to become a partner to the customer rather than a supplier to the customer. Most entrepreneurs that have really become industrialists have risen from SMEs to large enterprises because they have brought in the locus of control into themselves. एसएमई एक्सप्रेस के सेशन में इतना ही। हमें ज्वाइन करने के लिए नीरज सिंघल, प्रेसिडेंट इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन IIA, और अर्नब चक्रवर्ती, डायरेक्टर इंडिया यूएन्स एम्प्रेटेक प्रोग्राम, आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। अगले सेशन में नई थीम के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल नमस्कार।